हेलो साथियों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि साथियों आप देख पा रहे हो कि क्लास 10वीं का जो सब्जेक्टिव सामाजिक विज्ञान है उसका सॉल्यूशन हम लोग इसमें देखने वाले हैं। कुल मिला के 1.5 घंटा का समय होगा इसका। हम लोग बता दें आप लोगों को 40 पूर्णांक, और ये सेट 1 है भी आपका, सेट 1 है। सेट 2, सेट 3, सेट 4, सेट 5 तक आने वाला सभी का सॉल्यूशन इस चैनल के ऊपर मिलने वाला है। तो चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किए हुए तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। इंस्ट्रक्शन क्या दिया हुआ है, तो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है देखिए यहाँ पे कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे। कुल प्रश्नों की संख्या 19 है और 1 से 7 तक का 2 नंबर वाले प्रश्न रहेंगे। इसमें से आपको 5 का जवाब देना है और 8 से 14 तक के जवाब देना है, जो 3 नंबर वाले प्रश्न रहने वाले हैं, और इसमें से 5 इसमें भी जवाब देना है। और 15 से 19 4 प्रश्न में से 3 का जवाब देना है, जो 3 नंबर वाला मतलब 5 नंबर वाला रहेगा, ठीक है। 5 या 15 कुल मिला के बात समझा जाए तो ये आपका टोटल जो है आपका 40 नंबर का होने वाला है ना। तो चलिए हम लोग सबसे पहले चलते हैं सेक्शन, हम लोग इस वीडियो में जो सेक्शन बी देखेंगे, ठीक है। सेक्शन बी का क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले सेक्शन बी का क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, दिख रहा होगा, जैसे देखिए, जी हाँ दिख रहा है यहाँ पे कि असहयोग आंदोलन में भारतीय द्वारा अपनाए गए विभिन्न तरीकाओं का उल्लेख करें। तो इसका आंसर अपने भाषा में आप लिख सकते हैं। अगर नहीं आप अपने भाषा में लिख पा रहे हैं तो आप जो हम बता रहे हैं इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसा हम जो लिखे हुए हैं उस सॉल्यूशन को, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन चेक कर लेते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं, देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे दिया हुआ है कि 8वां नंबर क्वेश्चन कि असहयोग आंदोलन में भारतीय द्वारा अपनाए गए विभिन्न तरीकों का उल्लेख करें। जो असहयोग आंदोलन में भारतीयों द्वारा अपनाए गए विभिन्न तरीकों का उल्लेख करें, तो इसका क्या करना है, देखिए इसका आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं। असहयोग आंदोलन में भारतीयों द्वारा अपनाए गए विभिन्न तरीका थे। पहला यह है कि गांधी जी असहयोग आंदोलन को योजनाबद्ध तरीके से, ठीक है, एक प्लान के साथ तरीके से प्रारंभ करना चाहते थे। उनका विचार था कि सर्वप्रथम सरकार द्वारा दी गई पद विधियों की लौटा दिया जाए तथा इसके बाद सरकारी नौकरियां तथा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए, ठीक है। ये था गांधी जी का एक योजनाबद्ध तरीका था असहयोग आंदोलन, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं इसमें कि यहाँ पे असहयोग आंदोलन का प्रारंभ शहरी मध्यम वर्ग की हिस्सेदारी से प्रारंभ हुआ, ठीक है। विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, शिक्षकों ने त्याग पत्र दे दिया, वकीलों ने मुकदमे लड़ना बंद कर दिए तथा मद्रास के अतिरिक्त प्रायः सभी प्रांतों में परिषद चुनावों का बहिष्कार किया गया, ठीक है। एंड पॉइंट नंबर 3 लिख सकते हैं कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, जो गांधी जी ने शुरू में ही योजनाबद्ध तरीके से स्टार्ट किया था। बहिष्कार किया गया था। शराब की दुकानें पिकेटिंग की गई, विदेशी कपड़ों का होली दहन किया गया, ठीक है, होली जलाई गई, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि व्यापारियों ने विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से इनकार कर दिया। जो व्यापारी थे वो विदेशी व्यापार में पैसा लगाने के लिए बंद कर दिए, मतलब भारतीय व्यापारी जो थे विदेशी व्यापार में पैसा लगाना बंद कर दिए और देश में खादी प्रचलन और उत्पाद बढ़ा दिया, और देश में खादी प्रचलन का उत्पाद बढ़ा दिया। जब विदेशी कंपनियों में पैसा लगाएगा ही नहीं और वो खादी कपड़ा का प्रयोग में लाने लगा तो ये उत्पाद बढ़ गया। पॉइंट नंबर आगे आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ग्रामीण इलाकों में जमींदारों को नई धोबी सुविधाओं से वंचित करने के लिए पंचायतों ने नई धोबी बंद का फैसला लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से आप लिख सकते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखिए ध्यान से कि पहले विश्व युद्ध के समय भारत के औद्योगिक उत्पादन जो औद्योगिक उत्पादन था उसको बढ़ाया गया, चर्चा कीजिए। तो आप इसका आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत में औद्योगिक उत्पादन बढ़ने के निम्नलिखित 3 कारण हैं। पहला है कि प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन ऐसे उलझ गया कि उसका सारा ध्यान अपने बचाव में लग गया। वह अब भारत में अपने माल का निर्यात कर सके, ठीक है, जिसके कारण भारत में उद्योग को पनपने का सुअवसर प्राप्त हुआ। कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ तो ब्रिटेन क्या हुआ कि ब्रिटेन जो है उलझ गया और सारा ध्यान अपने बचने के ऊपर लगा दिया।
तो यहाँ पे जो है वहाँ से जो भारत में माल आता था वो ब्रेक लग गया। जब वो ब्रेक लग गया तो भारत की उद्योग जो है वो पनपने का उसको अवसर मिला, ठीक है, क्योंकि बाहर की कंपनियां माल भेजती थी तो ये भारत वाले जो कंपनी होते थे उसका नहीं चलता था, क्योंकि बाहर वाला चलता था। इसलिए जब बाहर से बंद हुआ तो जो घरेलू जो है भारत की कंपनियां जो वो डेवलप होना स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं कि इंग्लैंड के सभी कारखाने निर्यात की विभिन्न चीज़ों की बजाय सैनिक सामग्रियों का निर्माण में लग गई। इससे भारतीय उद्योगों को एक विशाल देशी बाजार मिल गया और हुआ कि इंग्लैंड के जितने भी कारखाने थे वो जो सब कुछ बनाता था उसको ब्रेक लगाकर सिर्फ सैनिक के सामग्री जो होते हैं उसी में सब लग गया। तो जब वहीं पे सब कुछ माल सैनिक के लिए ही बनने लगा तो यहाँ के लोगों के लिए कुछ नहीं बनने लगा, तो यहाँ के जो भारतीय कंपनियाँ थी वो थोड़ा सा उसको एक खुला बाजार मिला, ठीक है, बड़ा बाजार, देसी बाजार मिल गया। देसी बाजार मिलने के अतिरिक्त भारतीय उद्योगों को भी सरकार द्वारा फौज की वर्दियां, बूट आदि बनाने का काम मिल गया, जिससे भारत उद्योग भी प्रगति करते गए, ठीक है। इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 9 का पॉइंट नंबर 3 आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि दिया हुआ है कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन में क्या अंतर है वो बताना है आपको। तो आप सभी जानते हैं कि नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। इसका आंसर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। सबसे पहले बीच में लाइनिंग करेंगे, एक पार्ट में हम नवीकरणीय और एक पार्ट में अनवीकरणीय लिखेंगे। नवीकरणीय की ओर लिखेंगे ऐसे संसाधन जिनका उपयोग बार बार किया जाता है तथा जिनकी पूर्ति प्रकृति द्वारा पुनः कर दी जाती है, वो नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, जैसे जल, पेड़ पौधे, वायु इत्यादि, ठीक है। नवीकरणीय समझ गए कि जिसको हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं और वो प्रकृति द्वारा हम लोग को पुनः प्राप्त हो जाता है, वो नवीकरणीय संसाधन। लेकिन अनवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन जिनका उपयोग सिर्फ एक बार किया जाता है तथा जिनकी समाप्ति की संपत्ति मतलब कि समाप्ति पर प्रकृति द्वारा पूर्ति संभव नहीं है, उसे गैर अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं, ठीक है। गैर अनवीकरणीय संसाधन मतलब कि अनवीकरणीय संसाधन किसको कहते हैं तो समझिए। अनवीकरणीय संसाधन में कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, एक बार ये खत्म हो गया तो फिर से ये इसको आप नहीं, प्रकृति आप लोग को नहीं प्रदान करवा पाएगा, ठीक है। इसी को इस प्रकार से आप डिवाइड करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं कि दबाव समूहों की गतिविधियों लोकतंत्र सरकार के कामकाज में कैसे उपयोगी होती है, इसके बारे में चलिए हम बताते हैं आपको कि इसका आंसर किस प्रकार से लिख सकते हैं कि दबाव समूह की गतिविधियां लोकतंत्र सरकार में कामकाज में कैसे उपयोगी होते हैं, इसके बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले आप इस प्रकार से पहला पॉइंट लिखेंगे कि विभिन्न दबाव समूहों अपने ही ढंग से लोकतंत्र की सेवा करते हैं और इसकी जड़ें मजबूत करते हैं। पहला, विभिन्न दबाव समूह सरकार को आम नागरिकों की कठिनाइयों और आवश्यकताओं से अवगत कराते हैं, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट कि दबाव समूह एवं हित समूह, तो क्या दबाव समूह एवं हित समूह विभिन्न सरकारों के दबावों में संतुलन बनाए रखते हैं। यदि एक दबाव समूह अपनी बात मनाने के लिए सरकार पर अनुचित दबाव डालते हैं तो बाकी हित समूह इस अनुचित दबाव को विफल कर देते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 आप लिख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के दबाव के समूह के विरोध और प्रतिविरोध में से सरकार को यह पता चलता है कि जनता क्या चाहती है, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 लिखेंगे कि जब कभी सरकार कुछ धनी व्यक्तियों अथवा सशक्त व्यक्तियों के दबाव में आ जाते हैं तो दबाव समूह सरकार को इस अनुचित दबाव से मुक्ति कराती है। इस प्रकार दबाव समूह सरकार के कामकाज में उपयोगी सिद्ध होते हैं, ठीक है। तो साथियों, इस प्रकार से आप दबाव समूह जो है वो कैसे लोकतंत्र की सरकार के कामकाजों में उपयोगी सिद्ध होते हैं आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ गए हैं कि ऋण की शर्तें का उल्लेख करें, जो आपको लोन मिलता है इसके शर्त का उल्लेख करें। तो सबसे पहले इसका आंसर आप लोग इस प्रकार से लिखेंगे कि पहला, ब्याज दर, क्या ब्याज दर ऋण पर वार्षिक, ठीक है, इस जगह पे क्या होगा, मिसिंग हो गया, वार्षिक या मासिक ब्याज पर निश्चित की जाती है। दूसरा, समयक ऋण धारक कर्ज लेने वाला व्यक्ति उत्तरदाता को गारंटी देने के रूप में संपत्ति जमानत के रूप में तय करता है,
ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि ब्याज दर जो ऋण देते हैं वो एक निर्धारित करता है। सपोज मानिए कि ऋण की शर्तें क्या है, आप अगर होम लोन लेते हैं तो बैंक कहती है कि 8% की वार्षिक दर से ब्याज लेंगे। एक तो पहले सबसे पहले ब्याज दर फिक्स किया। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे है कि समर्थक ऋण धारक, मतलब कि कहने का मतलब कर्ज लेने वाला व्यक्ति उत्तरदाता को गारंटी देने के रूप में संपत्ति जमानत के रूप में तय करता है। और जब आप बैंक से लोन लेने के लिए जाइएगा तो कुछ आपके अमाउंट, जैसे में कि कुछ आप कह सकते हैं कि पैसा के बदले कुछ आपको कागज देना पड़ता है, जैसे कि घर की कागज, जमीन की कागज, ये सब सबमिट करते हैं तो वो लोन देता है ना, ऋण देता है। तीसरा पॉइंट लिखा है कि आवश्यक कागजात, और कुछ कागजात भी मांगते हैं, जैसे में ऋण लेने वाला आर्थिक के आवश्यक कागजात ऋण देने वाले को देता है। जैसे कागजात कहने का माने कि आपका वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह वगैरह कुछ डिमांड करें। ठीक है। पॉइंट नंबर 4 लिख सकते हैं कि भुगतान के तरीके। अब वो भुगतान के तरीके, पैसा जो लेगा भुगतान करेगा उसका एक तरीका हो सकता है। क्या है कि भुगतान एक मुश्त करने हैं या समय समय पर कब करना है यह तय किया जाता है। जैसे में कि भुगतान कहने का माने कि वो तो लोन, सपोज मानिए कि आपको 1 लाख का लोन दे दिया। ठीक है। 1 लाख का लोन अगर बैंक दे दिए है तो आप उसको 1 लाख का जो ब्याज बन रहा है और 1 लाख जो यहाँ पे प्रिंसिपल है, जो पहले से मतलब कि आपका मूलधन है ना, वो दोनों मिलाकर और ब्याज मिलाकर जो भी होता है वो मिश्र धन को एक साथ में ले जाके आप सबमिट करते हैं। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि नहीं, हम पार्ट में हम ये लोन को चुकता करेंगे, एक टाइमिंग फिक्स करता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं कि ऋण की अवधि, और ऋण की एक अवधि होता है कि एक दीर्घकालिक होता है, एक अल्पकालिक होता है। जैसे में आप देख सकते हैं कि घरों तरफ की प्राइवेट फाइनेंस कंपनियां जो होती है, छोटे कंपनियां, वो लोन जो देती है वो दीर्घकाल के लिए नहीं देता है, कम समय के लिए देता है। ठीक है। इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं कि ऋण लेने के क्या क्या शर्तें हैं। देखिए साथियों बता दें कि सबसे पहले जो मेन पॉइंट है कि ब्याज दर, उसके बाद इसमें आप जो नोट करना लिख दीजिए समर्थक धारक, ये लिखना जरूरी है। ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये सभी बात को लिखिएगा जरूर। उसके बाद आप इधर जो भी पॉइंट को लिखना है आप लिखते चले जाइएगा, आपके मन में जो भी बात है अपने भाषा में लिखिए, लेकिन ये सब पॉइंट आपको लिखना अति आवश्यक है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए कि विश्व संगठन व्यापार WTO के किन्हीं 2 उद्देश्यों को उल्लेख करें। तो किन्हीं 2 उद्देश्यों का उल्लेख करना है हम लोगों को, तो चलिए करते हैं। सबसे पहला है कि विश्व व्यापार संगठन WTO, ठीक है, विश्व व्यापार संगठन का प्रमुख उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को अवरोध मुक्त अथवा उदार बनाकर उसके तीव्र विकास को सुनिश्चित करना है। पहला पॉइंट है WTO का पहला कार्य। एंड सेकेंड कार्य, यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों का निर्धारण करता है तथा विभिन्न देशों के द्वारा इन नियमों के अनुपालन पर नजर रखता है। ठीक है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि साथियों ये सेक्शन जो हम लोग यहाँ पे सेक्शन बी देखे हैं, अब हम लोग सी देखेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट मॉडल पेपर आएगा, उसका सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो साथियों अगर आप लोगों के लिए जरा सा भी ये मददगार वीडियो साबित हुआ है तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास फटाफट शेयर कर दीजिए, और चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपसे बड़ा मेहरबानी होगा कि आप दोस्तों के पास वीडियो शेयर करेंगे। चलिए तो क्या है कि वीडियो को हम लोग समाप्त करेंगे, फिर मिलेंगे हम लोग नए वीडियो लेकर। तब तक आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद।